नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ यू पर। जैसा कि आपको पता है, हम टारगेट कर रहे हैं जो हमारा एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम 19-20 मार्च 2025 को होने वाला है उसको, और उसको टारगेट करते हुए जो एएलपी सीबीटी 2 2019 पे जो पेपर हुआ था 21, 22, 23 जनवरी को 9 शिफ्ट में कुल मिलाकर, उन 9 शिफ्ट में से एक-एक शिफ्ट हम टारगेट करते हुए यहाँ सॉल्व करवा रहे हैं। 23 जनवरी की तीनों शिफ्ट करवा चुका हूं, 22 जनवरी की तीनों शिफ्ट करवा चुका हूं, ये 21 जनवरी की पहली शिफ्ट है जो कि सुबह 8:30 से सुबह 11 बजे तक हुई थी। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, शिफ्ट नंबर फर्स्ट है 21 जनवरी 2019 की, टाइमिंग पता है और एग्जाम कौन सा है वो भी आप देख पा रहे हैं। और ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये वीडियो अगर आपने मिस किया तो पछताओगे, है ना? क्यों पछताओगे? क्योंकि जब आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एटलीस्ट उस एग्जाम में किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं वो पता होने चाहिए। तो वो पता करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने ही पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि क्षेत्रमिति का प्रश्न लग रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रमिति का प्रश्न लग रहा है और क्षेत्रमिति का प्रश्न आपको क्या कह रहा है, देखिए। उस घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। हमें घन का विकर्ण निकालना है, तो घन का विकर्ण मतलब डायगोनल आपको पता है क्या होता है, भुजा इंटू √3 होता है। बिल्कुल सही है। हमें क्या दे रखी है, भुजा दे रखी है, मतलब a का मान दे रखा है, तो 3√3 मतलब ऑप्शन सीधा मैं टिक कर सकता हूं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान सा सवाल था। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपको, एक वस्तु को 642 में बेचा गया। बेचा गया मतलब उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जबकि उसका क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो 600 रुपए था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अर्जित लाभ का प्रतिशत कितना है ये आपको बताना है। बहुत आसानी से बता सकते हैं, सिंपल सा प्रश्न है। 642 में बेचा मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 642। खरीदा कितने में था उसको, 600 में। फायदा हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है भाई साहब। कितने का हो रहा है, 42 रुपए का आपको फायदा हो रहा है, सीधा सीधा। किस पर फायदा हो रहा है, जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, उस पर हो रहा है। और क्रय मूल्य में देख सकता हूं, क्रय मूल्य कितना है, 600 है, तो ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज में निकालना है तो क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन में 100 आएगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन में 100 हमने लगा दिया। डबल जीरो से डबल जीरो बिल्कुल कैंसिल कर सकता हूं मैं, ठीक है। फिर ये चला गया 6 से 42 7 बार, तो 7 हमारा उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है। लेकिन वो जो 7 है, अगर पॉइंटों में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा वो जरूर दिख रहा है। तो जो पहला ऑप्शन है आपका, उस पहले ऑप्शन में अगर मैं पॉइंट हटा दूं, तो पॉइंट हटाने पर नीचे क्या लगेगा, डबल जीरो। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यही आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिशत में नहीं निकाला है, इस तरह से भिन्न में निकाल कर रखा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर ये बिल्कुल परफेक्ट है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, व्हाट इज द मीन ऑफ द 2, 5, 8, 14, 21। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान सवाल है। मीन निकालना है मतलब सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। संख्याओं का योग कर लीजिए बेटा, संख्याओं की संख्या लिख दीजिए। तो संख्याओं की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4 और 5। ये लीजिए, नीचे तो 5 आ जाएगा। संख्याओं का योग वो भी बहुत आसान है, 8 और 2 कितना हो गया भाई, 10। ठीक है, फिर अगर इसको मैं जोड़ लूं, 10 और 14 कितना हो गया आपके सामने, 24, और एक इधर से ले लूं तो कितना हो गया, 25, और 20 कर लूंगा तो कितना हो गया, 45। ठीक है, 45 में 5 डाल दूंगा तो कितना हो गया, 50। तो सिंपल सा टोटल आ गया 50, जो कि सिंपल सा आंसर आ रहा है 1010, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है आपका कौन सा, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए कितना आसान सवाल आता है। आसान कब होता है सवाल, जब आपको कुछ नॉलेज हो। अब जिनको माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों में कंफ्यूजन रहता है, उनके लिए इससे ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन के बेसिस पे देखें तो बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछा है। चलिए क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और 3 गोले बनाए जाते हैं। हमें पता है अगर इस गोले से 3 गोले बनाए जा रहे हैं तो इस अकेले गोले का जो आयतन, जो वॉल्यूम होगा, उन तीनों गोलों के कुल आयतन, टोटल वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा। बिल्कुल सही। यदि दो गोलों के व्यास आपको 6 और 10 सेंटीमीटर दिए हुए हैं तो तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा।
ठीक है, तो तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है आपको, तो आराम से निकाल सकते हैं। उसके लिए पहले तीसरे गोले की त्रिज्या पता होनी चाहिए आपको। एक गोला जिसका व्यास 12 है तो त्रिज्या 6 होगी, तो इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन होगा आपके 4/3 पाई आर क्यूब, और आर कितना है आपका? 6। बिल्कुल सही है। इसका जो आयतन है वो आयतन बराबर होगा जो तीनों छोटे गोले बन रहे हैं उन तीनों छोटे गोलों के कुल आयतन के, टोटल वॉल्यूम के। तो हर एक छोटे गोले का आयतन तो यही होगा 4/3 पाई, और उसकी जो रेडियस होगी, तो तीनों में से 4/3 पाई मैं कॉमन लेकर बैठ जाता हूं। अब जो रेडियस होगी पहले वाले गोले की, वो डायमीटर 6 है, तो रेडियस कितनी होगी? 3 होगी, तो 3 का क्यूब। फिर दूसरे वाले की 10 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस इसकी हाफ, मतलब 5 का क्यूब। तीसरे वाले का ना रेडियस पता है ना डायमीटर पता है, तो रेडियस की ही जरूरत है, तो आर का क्यूब। यहां से आर निकालते, बिल्कुल निकल जाएगा। ये इसके बराबर क्यों हुआ? क्योंकि इससे ये सब बन रहे हैं, इसका इन सब का टोटल वॉल्यूम, कुल आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। 4/3 से 4/3, पाई से पाई चला गया। 6 का क्यूब हमें पता है कितना होता है? 216। उधर 3 का क्यूब हमें पता है कितना होता है भाई? 3 का क्यूब अगर मैं करूं तो कितना हो जाएगा? 27। 5 का क्यूब करूं तो कितना हो जाएगा? 125। तो 125 में 27 जोड़ूंगा तो 152 हो जाएगा, और 152 को इधर लाकर मैं क्या कर दूंगा भाई? माइनस कर दूंगा। ठीक है, और आर का क्यूब वो अभी हम निकाल लेते हैं। 152 है तो 48 करूंगा तो 200 हो जाएगा, और ऊपर का कितना है? 16। तो 48 और 16 जोड़ूंगा तो 58, और 6 करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 64, 64। इधर का क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट होगा, और 64 का क्यूब रूट हमको याद होना चाहिए क्या होता है? 4। तो रेडियस आ गई जो तीसरा वाला गोला है, जो स्पेयर है, उसकी। लेकिन रेडियस तो यहाँ पूछी ही नहीं है आपको, उसका क्या पूछा है? एरिया पूछा है। ठीक है, और एरिया भी पाई में ही पूछा है। तो हमें पता है किसी भी गोले के लिए एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है, वो क्या होता है? वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आर 4 आया है तो 4 का स्क्वायर। 16, 16 का 4 से गुणा कितना? 64। तो 64 पाई, जो कि मेरा कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5। क्या कह रहा है देखिए। 100 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला लगाएंगे, दी बेस्ट रहेगा, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, आपका आंसर आया, बात खत्म। तो अंतर का फॉर्मूला 2 साल के लिए क्या होता है आपको पता है? अंतर बराबर होता है मूलधन ब्याज की दर बट्टा 100 और उसका स्क्वायर। यही अगर 3 साल होता है तो आगे और आ जाता है, 300 प्लस आर बट्टा में क्या? 100। लेकिन अभी सिर्फ 2 साल है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। चलिए भाई, अंतर निकालना है, बिल्कुल निकालना है। मूलधन कितना है? 100, बिल्कुल 100 है हमारे सामने। और मैं दर देख सकता हूं, तो दर कितनी है? 10% है, बिल्कुल। और बट्टा में कितना? 100 है, बिल्कुल। और उसका क्या है? स्क्वायर। एक जीरो से एक जीरो बिल्कुल चला जाएगा। यह आया 100। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 से 100 जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 1 रुपीज ओनली। जो कि मेरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक। चलिए, बेसिक तरीके से भी कर सकते थे, रेशियो से भी कर सकते थे, लेकिन सबसे आसान तरीका आपके सामने ये था जो कि मैंने फॉर्मूले से बता दिया। अगला प्रश्न, पाइप ए जो है 50 मीटर क्यूब होना चाहिए यहाँ पर। 50 मीटर क्यूब प्रति घंटे की दर से एक टंकी को क्या करता है? भरता है। ठीक है भाई। पाइप बी जो है उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लगाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक साथ खोले जाने पर वे उसी टंकी को 2 घंटे में भर सकते हैं, मतलब दोनों साथ में काम करते हैं तो 2 घंटे लगते हैं, लेकिन बी अगर काम करता है तो 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो आपको कह रहा है टंकी का आयतन, वॉल्यूम कितना होगा, उसकी वाटर कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी, आपको ये बताना है। बिल्कुल देख लेते हैं कैसे होगा, देखिएगा। पाइप बी उस टंकी को भरने में कितना समय लगा रहा है? 4 घंटे का। ठीक है, और अगर दोनों एक साथ खोले जाए, एक साथ खोले जाने पर कितना समय लगता है? 2 घंटे का। बिल्कुल सही है। एलसीएम ले ले, कितना आया? 4। 4/4 कितना? 1, और 4/2 कितना? 2। तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी आई भाई? 1 आई। और दोनों की मिलाकर कितनी है भाई? 2 है। तो बी की अगर 1 है और दोनों की मिलाकर 2 है, तो डेफिनेटली ए की कितनी है? 1 हो गई। बिल्कुल सही है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों की एफिशिएंसी क्षमताएं क्या है, बराबर है। ठीक है, तो जितना समय बी लेता है जो कि 4 घंटे लेता है अकेला, तो उतना ही समय ए लेगा, मतलब ए भी 4 घंटे ही लेगा अगर अकेला पूरा का पूरा टैंक भरने बैठेगा तो। क्यों? क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी क्या है, क्षमता क्या है, बराबर। तो ए कितना समय लेगा भाई, 4 घंटे, क्योंकि बी 4 घंटे ले रहा है और ए और बी की क्षमताएं बराबर है तो समय भी बराबर होगा, तो ये 4 घंटे लेगा। हर घंटे में कितना पानी डालता है ये, 50 मीटर क्यूब का डालता है, तो 4 घंटे में कितना पानी डालेगा, 50 × 4 मतलब कितना, 200 मीटर क्यूब वो पानी डाल देगा। और जितना पानी डालेगा उतनी ही तो उसकी क्षमता होगी जिस टैंक को ये भरना चाह रहा है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल मैच करेगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सवाल था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 2,3 ऑन द एक्स एक्सिस इज। ठीक है, सबसे पहले तो बना लेते हैं हम यहां पर, ये आपकी एक्स डैश, ये आपकी वाई और वाई डैश। ये ओरिजिन पॉइंट है, 0,0 होता है, यहां पर दोनों ही धनात्मक होते हैं प्रथम चतुर्थांश में। यहां पर आपका एक्स ऋणात्मक वाई धनात्मक होता है द्वितीय चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहां पर आपके दोनों ही ऋणात्मक होते हैं तृतीय चतुर्थांश में। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक्स तो धनात्मक होता है और वाई आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कौन से चतुर्थ चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी हमें क्या दे रखा है, बिंदु 2,3 दे रखा है। तो बिंदु 2,3 दे रखा है मतलब दोनों ही धनात्मक है, तो दोनों ही धनात्मक है, इसका मतलब किस में आएंगे, ये प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अब इसका जो प्रतिबिंब पूछा है, अगर वाई अक्ष के वाई अक्ष पर पूछा है तो इधर बनेगा, और अगर एक्स अक्ष पर पूछा है तो नीचे बनेगा। किस पर पूछा है भाई, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष कौन सी हमारी, ये रही, तो नीचे बनेगा। तो मैं देख सकता हूं नीचे एक्स तो प्लस होता है तो 2 का तो 2 ही रह जाएगा, वाई माइनस होता है तो 3 का -3 हो जाएगा, जो कि मैं ऑप्शन देख पा रहा हूं साफ और बहुत ही अच्छा सा। कौन सा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा भाई, देखिए, यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 स्क्वायर सेंटीमीटर है और पहला विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो आपको समचतुर्भुज क्या होता है पहले तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। समचतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो भाई, बराबर हो, बिल्कुल सही है। और आमने सामने के कोण भी आपस में क्या हो, बराबर हो, बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ जो दो विकर्ण होते हैं वो दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहां पर काटे भाई, 90 डिग्री पर काटे, और 90 डिग्री पर भी आपस में बराबर काटे, वही क्या कहलाता है, आपका रोम्बस कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। आप देख सकते हैं समचतुर्भुज में 4 आपके पास क्या बन रहे हैं, यहां पर मैं आपको ये कह सकता हूं कि 4 समकोण त्रिभुज आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इस तरीके से सरल करने पर चारों समकोणों को जो इस पूरे समचतुर्भुज का एरिया निकलकर आएगा वो आएगा दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा 2। D1 मतलब डायगोनल फर्स्ट, D2 मतलब डायगोनल सेकंड, और अपॉन में कितना 2, ये होता है इसका एरिया। एरिया कितना दे रखा है, 96 दे रखा है, तो मैंने लिख दिया 96। एक आपको विकर्ण दे रखा है कोई सा भी, मैंने ये मान लिया ये 6 दे रखा है। दूसरा आपको पूछा है, आ गया हमारा आंसर। कैसे, 2 से इसको कर लेता हूं, कितनी बार गया भाई, 3 बार। 3 को उधर भाग दे देता हूं तो 3 से 9 जाएगा कितनी बार, 3 बार, और 6 जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो दूसरा विकर्ण जो पूछा है वो दूसरा विकर्ण आ रहा है 32, मतलब आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छे सवाल आए। सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा। ये तो हमें पता है सेक और कॉस दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। तो मैं कॉस 30 का मान अगर याद करने की कोशिश करूं तो कॉस 30 का मान कितना होता है भाई, कॉस 30 का मान वही होता है जो साइन 60 का मान होता है, मतलब कितना, √3/2। तो ये हो गया √3/2। अब सेक 30 कॉस 30 का उल्टा होता है तो इसका मान भी उल्टा कर लूंगा, तो 2 बट्टा में कितना, √3। परफेक्ट है। अब हो गया हमारा काम। एलसीएम ले लेता हूं, कितना, 2√3, बिल्कुल सही है। √3 से √3 जाएगा, 2 आएगा, तो 2 का 2 से मल्टीप्लीकेशन 4 आएगा, बिल्कुल परफेक्ट है।
2 से 2 जाएगा, √3 आएगा, √3 का √3 से मल्टीप्लीकेशन 3 आएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। 7/2√3 ये मेरे सामने आंसर निकल कर आ गया, लेकिन ऐसा कुछ भी ऑप्शन में नहीं है। आंसर हमारा सही है, तो ऑप्शन में मैच क्यों नहीं कर रहा है? ऑप्शन में इसलिए मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ऑप्शन में यहां पर कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो वो चेंजेस हम कर लेते हैं। तो मैं देख रहा हूं 7 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और ऊपर √3 आएगा, नीचे √3 नहीं आएगा, ठीक है। इसमें नीचे √3 आएगा तो फिर 2 हटेगा, तो 2 तो हम हटा नहीं सकते, हाँ नीचे से √3 जरूर हटा सकते हैं। कैसे? √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा पर, तो नीचे और ऊपर √3 से गुणा और क्या करवा दूंगा? भाग। तो 7 √3 का √3 से मल्टीप्लीकेशन तो 7 √3, और √3 का गुणा कितना होता है? 3, और 3 का इस 2 से मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 6। तो 7 √3/6 अब हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन कौन सा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं यहाँ आकर आप हार मान जाओ और ये सोचो कि हमारा आंसर गलत आ रहा है, हमने कहीं गलती की है। अगर आपको ये परफेक्ट वैल्यू पता है और आपने कैलकुलेशन परफेक्ट करी है तो ऑप्शन जरूर आएगा, थोड़ा सा उसमें हो सकता है आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़े। ठीक है, चलिए 10वां सवाल जो कि बहुत ही आसान सा सवाल है, 1 सेकंड में आप टिक कर सकते हैं। जो भी आपको नंबर दे रखे हैं उनका मॉड मतलब बहुलक पूछा है, और बहुलक कौन होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जो कि सबसे अधिक बार आया हो। तो सबसे अधिक बार साफ देख सकते हैं हम कौन आ रहा है, चॉइस आ रहा है, क्योंकि ये 3 बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, ये 2 बार और ये 1 बार। तो 24 जो है वो हमारा आंसर होगा, जो कि मैं कह सकता हूं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए भाई अगला प्रश्न, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, और भी ठीक है। सी और ए या ए और सी उसे 36 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे? अभी बता देंगे। कैसे? देखिएगा भाई, ए और बी कितने दिन ले रहे हैं आपके सामने? 12 दिन। बी और सी कितने दिन ले रहे हैं आपके सामने? 15 दिन। सी और ए कितने दिन ले रहे हैं आपके सामने? 36 दिन। इनका ले लेते हैं एलसीएम। तो 12 और 36 का एलसीएम तो 36 आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है। हाँ, बीच में 15 भी आ रहा है, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं? गुणनखंड करके 5 × 3। तो 3 तो 36 में आ चुका है, केवल और केवल कौन बाकी रह गया? 5। तो इनका 36 और उसके साथ 5, तो 36 और 5 का गुणा करूंगा तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा। और 36 और 5 का गुणा कितना होगा भाई? 180। कितनी बार गया? बिल्कुल 5 बार गया। कितनी बार गया? 12 बार गया। कितनी बार गया भाई? 15 बार गया। टोटल काम कितना है मेरे पास? 180। करवाना किससे आपको? आपको करवाना है यहाँ पर तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे, मतलब तीनों से ही करवाना है। तो तीनों से ही करवाना है, तो नीचे एफिशिएंसी कार्य क्षमता तीनों की ही आएगी। तो तीनों की अगर कार्य क्षमता आएगी तो 15, 12 और 5 को जोड़ लूं तो 15 और 5 20 और 12 कर दूं तो कितना हो जाएगा? 32, 32। तो 32 क्या 3 लोगों की एफिशिएंसी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कितने लोगों की एफिशिएंसी है? 1 2 3 4 5 6 लोगों की एफिशिएंसी है, लेकिन काम तो हमको 3 लोगों से करवाना। तो 6 लोगों की एफिशिएंसी को 3 लोगों की एफिशिएंसी में बदलना है, तो डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कहने को 6 है लेकिन सही में 3 है, हर जो व्यक्ति है वो रिपीट हो रहा है, इस वजह से। तो डिवाइड बाई कर देते हैं या 2, तो 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके? 16। बिल्कुल सही है। इसको काट लेते हैं 4 से, तो ये कितना आ गया? 4। और इसको काटते हैं 90, और 90 और आधा करता हूं तो 45। 45 में अब 4 का भाग दूंगा तो एक बार जाएगा, फिर से एक बार जाएगा, फिर लगेगा आपके सामने पॉइंट। तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा, इन तीनों में से कोई ना कोई होना चाहिए। पॉइंट लगेगा तो फिर से ये 10 होगा, 10 होगा तो फिर ये जाएगा 2 बार, तो 2 बार जाएगा तो कितना होगा? 8, फिर बचेगा 2, तो 20 होगा, तो फिर कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो सी ऑप्शन मेरा परफेक्ट आ रहा है। चलिए भाई अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 28 में गुणा करवाने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग होती हो। 28 में गुणा करवाना है तो पूर्ण वर्ग के लिए जो भी अभाज्य संख्याएं आ रही है 28 के गुणनखंड में, उनके 2-2 के पेयर बनने चाहिए, तभी तो पूर्ण वर्ग होगा ना। ठीक है, 2 के 4 के इस तरीके से। तो 28 के अगर मैं टुकड़े करूं तो 7 चौक 28 होता है, और चौक मतलब क्या? 2 का स्क्वायर।
तो ये तो सेट है, 2 का स्क्वायर वर्गमूल में 2 दे देगा, लेकिन 7 वो सेट नहीं है, तो उसका अगर वर्गमूल करने चाहते हो आप तो 7 का स्क्वायर होना चाहिए। तो गुणा किससे करवाओगे आप? 7 से। तो छोटी से छोटी वो संख्या जिससे आपको गुणा करवाना है वो संख्या निकल कर आई है कौन सी? 7। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है देखिए, एक वस्तु को 760 रुपए में बेचे जाने पर 5% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत इजी है। कितने में बेचा? 760 में। लॉस कितने का? 5% का। तो परसेंटेज में कितने पर बेचा? 95% में। ठीक है, तो 95% की जो वैल्यू है वो रुपए में किसके बराबर है? 760 रुपए के बराबर। 1% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 760 बटा 95 के। लेकिन 1% नहीं चाहिए आपको, आपको चाहिए क्या? कॉस्ट प्राइस, जो कि परसेंटेज में कितनी होती है? 100। तो 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 से क्या कर दोगे भैया? गुणा। जो जो चीजें कट रही है काट लीजिए। 5 से काट लू, बिल्कुल काट लो 20 बार। 5 से काट लू 1, फिर 14, तो कितनी बार? 19 बार। सही है, बिल्कुल ठीक है। 19 76 को काटेगा क्या? बिल्कुल देख लेते हैं। 19 का डबल कितना होता है? 38। और 38 का भी डबल करूं तो कितना होता है? 76। तो इसका मतलब 19 से ये कितनी बार चला जाएगा? 8 बार, सॉरी 4 बार चला जाएगा। सही है, क्योंकि 19 का डबल 38 और 38 का डबल 76, तो 19 का 4 गुना हो गया 76। 40 का 20 से गुणा तो कितना आएगा? 800। तो यही तो पूछा था, जो कि कितना निकल कर आ रहा आपके सामने? 800 रुपए। ठीक है, चलिए तो कॉस्ट प्राइस पूछी थी 800, आपके सामने आ चुकी है। अगला प्रश्न, यदि 3 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य होती है तो x का मान क्या होगा? तो आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पता होना चाहिए, 11 की भाजकता का नियम पता होना चाहिए। और 11 की भाजकता का नियम आपको क्या बोलता है कि एक अंक छोड़कर एक अंक लीजिए और उनको जोड़िए। तो 7 और 6 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 13। और बचे हुए जो अंक है उनको भी जोड़िए, तो बचा हुआ केवल कौन है? x है। फिर इन दोनों की टोटल का डिफरेंस निकालिए। अब ये जो डिफरेंस, ये जो अंतर आता है, वो अंतर हमेशा या तो 0 हो जाए या फिर 11 से डिविजिबल हो जाए, 11 से विभाज्य हो जाए। जैसे कि 11, 22, 33, 44, इस तरह से। तो मैं देख सकता हूं x का मान क्या लूं कि ये 0 हो जाए? 13 लेना पड़ेगा, तो 13 तो ऑप्शन में है नहीं, बिल्कुल सही है। तो फिर x का मान क्या लूं कि इसका जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल हो जाए? तो क्या लूंगा भैया? सीधी सी बात है, 2 लूंगा। तभी तो 13 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 11। और वो 11 11 से विभाजित होगा। इस वजह से ये जो संख्या आ रही है 726, वहां से 2 आने पर ये 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, यदि x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 1 y माइनस 2 हो, जहां x और y पूर्णांक है, इंटीजर है, तो आपका 2x प्लस 3y का मान कितना होगा? ये पूछ रहा है। बहुत ही आसान है। जब कभी भी ब्रैकेट्स पे वैल्यू आपको गिवन हो, ठीक है, तो वैल्यू वही ले लीजिए जो इनको 0 पर रखने पर आ रही है। मतलब x माइनस 1 0 रखो तो x कितना मिल रहा है आपको? 1। वैसे ही y माइनस 2 0 रखो तो y कितना मिल रहा है? 2। क्या ये x और y की वैल्यू सही है क्या? जो इक्वेशन है उसमें रख कर देख लीजिए सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। तो मैं देख सकता हूं x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 रखूंगा, तो 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 0 0। इधर 1 रखूंगा, 1 माइनस 1 कितना? 0, 2 माइनस 2 कितना? 0, 0 इंटू 0 0, तो 0 बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब मामला सेट है। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, जो पूछा है उसके अंदर रख दीजिए, बात खत्म। क्या पूछा है? 2x, x कितना है भाई? 1, प्लस 3y, y कितना है भाई? 2। ठीक है, तो इसका मतलब 3 इंटू 2 कितना? 6, 2 का 1 से 2, 6 और 2 कितना भाई? 8। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्या कह रहा है 16 देखिए, एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक छिद्र की वजह से उसे भरने में 10 घंटे का समय लगता है। तो इसका 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो कितने समय में वह छिद्र अकेला पूरी टंकी को खाली कर सकता है? बढ़िया सवाल है। देखिए, ए पाइप भरने वाला मान लेता हूं, जो कि 9 घंटे में भरता है। फिर ए पाइप तो भर ही रहा है, साथ ही साथ जो छिद्र है, जो लीकेज है, वो भी ओपन है, तो 10 घंटे का समय लग रहा है।
सही है। तो आपको पूछ रहा है अकेला लीकेज जो है, वो अकेला लीकेज उसको कितने टाइम में खाली कर देगा। अभी देखते हैं 9 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 90 आएगा, दिखती सी बात है। 90/9 कितना, 10। 90/10 कितना, 9। टोटल काम कितना है, 90। करना कौन चाह रहा है, केवल लीकेज करना चाह रहा है। तो दोनों की जो क्षमता है, दोनों की जो क्षमता है उसमें से इसकी क्षमता माइनस कर दूं, तो दोनों की एफिशिएंसी 9 है, उसमें से इसकी एफिशिएंसी 10 है, तो वो माइनस कर देते हैं, जो कि हमने कर दी। तो 90/9 माइनस 10 मतलब -1, तो आंसर आएगा -90। माइनस बताएगा खाली होने को और 90 आपको बताएगा कितना टाइम है वो। ठीक है, तो 90 टाइम आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है, सी। अब कोई कहेगा कि सी में माइनस तो नहीं है, अरे भैया माइनस सिर्फ और सिर्फ बताता है कि टंकी खाली हो रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 110% के 10% का मान क्या होगा, सिंपल है। 110 का की के मतलब गुणा, 110% हटा तो 100, का की के मतलब गुणा, 10% हटा तो नीचे कितना, 100। जो चीजें कैंसिल होने वाली है कर लीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो सीधे सीधे गए, 11 का 11 से गुणा कितना भैया, 121 हुआ, और 121 में नीचे 10 है तो कितना हुआ, 12.1 हुआ, जो कि ऑप्शन मैच खा रहा है हमारा। सीधा सीधा कौन सा ऑप्शन है आपका, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 18वां क्या कह रहा है, बढ़िया सा सवाल है। ट्राइंगल है एक्स वाई और जेड, उसमें वाई पर क्या है, समकोण है। तो x का मान अगर 45 हो तो sec z का मान कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको एक ट्रायंगल बनाना है, और वो भी ट्रायंगल कौन सा बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। बिल्कुल बना लेते हैं, लेकिन राइट एंगल y पर रखिएगा जैसा कि प्रश्न कह रहा है, x y और ये कितना z, ये 90 डिग्री है। x 45 डिग्री है, ये लीजिए 45 डिग्री। अब कोई सोच रहा होगा x यहां क्यों बनाया, यहां क्यों नहीं बनाया, तो यहां बना लीजिए, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, ये 45 है, ये 90 है, तो बचा हुआ ये 45 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है, 180। तो बचा हुआ 45 ही बच रहा है, तो वो 45 ही होगा। अब आपको क्या पूछ रहा है, sec z का मान पूछ रहा है, और z कितना आया 45। तो हमें पता है sec z जो है क्या होता है, सॉरी sec 45 क्या होता है, cos 45 का उल्टा। cos 45 क्या होता है, 1/√2। तो 1/√2 का उल्टा करूंगा तो √2/1 होगा, मतलब केवल और केवल √2, जो कि सेकंड ऑप्शन में बिल्कुल सही कह सकता हूं। चलिए भाई 19वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान सा सवाल है। जब किसी संख्या के 3 गुने से 16 घटाया जाता है तो परिणाम 8 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या का घन क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजी प्रश्न है। कैसे, देखिए जब किसी संख्या के, संख्या मानी n, इसके 3 गुने से, ये लीजिए 3 गुना कर दिया तो 3n हो गया, इससे 16 घटाया जाए, ये लीजिए 16 घटा दिया, तो आपको परिणाम रिजल्ट कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। तो ये लीजिए बराबर में 8 कर दिया। अब यहां से पहले तो संख्या निकाल लूं, 16 उधर जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 3 24 को 8 बार काट देगा तो वो संख्या निकलकर आ गई कितनी, 8। लेकिन संख्या नहीं पूछी है, उसका क्यूब पूछा है, तो 8 का क्यूब कर लूंगा, तो 8 का क्यूब हमें याद होना चाहिए कितना होता है, 512। और यही पूछा था, और यही पहला ऑप्शन आपको अच्छे से नजर आ रहा है, जो कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2020 के बारे में। क्या कह रहा है 20वां, देखिए थोड़ा बहुत ही अच्छा सवाल है, तगड़ा, बहुत ही तगड़ा सवाल है। ठीक है, 4%, और ये तभी कर पाएंगे जब आपको लॉग की वैल्यूज याद होगी तब। 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1200 की राशि कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। मूलधन कितना है भैया, 1200, 2 गुना हो जाएगा तो मिश्र धन कितना हुआ, 2400। मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मिश्र धन का सूत्र होता है मिश्र धन बराबर मूलधन 100 प्लस आर, आर कितना है 4, तो 100 प्लस 4 104 बट्टा में 100, और यहां पर जो टी पूछ रहा है वो टाइम। ये तो चला गया कितनी बार, 2 बार, तो इधर आ गया 2, ये मैं दे दूं भाग तो 1.04, और उसकी घात कितनी भैया, टी। अब सवाल का आंसर आ ही नहीं रहा है, तो दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो दोनों तरफ लॉग लेने पर ये log 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके log 1.04, और उसकी पावर क्या, टी।
तो एक log का नियम होता है क्या कि log m पावर n होता है, तो वो n आगे आ जाता है और n log क्या बन जाता है, m बन जाता है। तो वो नियम यहां लगा लेते हैं, तो t आगे आ जाएगा, तो ये लीजिए t आगे आ गया और ये हो गया log 1.04 और ये log 2 था, वो log 2 ही रहेगा। t की वैल्यू निकालनी है तो log 1.04 इधर आ जाएगा, तो log 2 अपॉन log 1.04 करोगे और इनकी वैल्यूज रखोगे, तब t की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 17 पॉइंट कितना 67 अप्रोक्स आएगी, जो भी, लेकिन आएगी उसके आसपास ही। तो ये जो t पूछा है वो आपके सामने निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में देख पा रहा हूं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है मेरा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, और अगर दूसरा तरीका लगाना है तो दूसरा तरीका हम ऐसा लगा सकते हैं कि 72 नंबर एक फिक्स है। इस तरह के सवालों के लिए जब डबल होता है, तब जब लॉग लेना पड़ता है, तब की बात कर रहा हूं, और जो आपका अमाउंट है वो प्रिंसिपल का डबल होना चाहिए, केवल वही कंडीशन है ना, और किसी में नहीं। तो 72 फिक्स याद रखकर जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है उसका आप उसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो 72 में 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 18, 18, तो उत्तर मेरा क्या होगा, 18 के पास होगा। तो 18 के पास तो दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, 18.5 और 17.67, लेकिन 18 से लेस कम होगा तो फिर एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, कौन सा, डी। ये ट्रिक हमेशा काम कर जाएगी, लेकिन इसकी भी शर्त है। शर्त यह है कि ब्याज चक्रवृद्धि होना चाहिए और जो आपका अमाउंट है, मिश्र धन है, वो मूलधन का डबल होना चाहिए। तो 72 फिक्स याद रखकर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है उसमें भाग दे दीजिए, और जितना नंबर आता है उसके आसपास वाला ही उत्तर होगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा, ये विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे कि इसमें 18 से ज्यादा नहीं हो रहा है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 2020। अच्छा, मेथड से करना है तो फिर ये पढ़ा, लेकिन उसके लिए ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में बात करते हैं 21 की। सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा सवाल है, दिख बहुत खतरनाक रहा है लेकिन है बहुत इजी। 2x बराबर कितना है, 5 माइनस 3y। इसका ग्राफ जो कि x अक्ष को बिंदु p अल्फा कॉमा बीटा पर काटता है, तो 2 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। इसमें एक हिंट दे रखा है कि ग्राफ x अक्ष को, तो हमें पता है कि x अक्ष पर y कितना होता है भाई, 0 होता है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो जो समीकरण दे रखी है उस समीकरण में y रख देते हैं 0। तो 2x बराबर 5 माइनस 3y कितना, 0, तो ये 0 ही रहेगा। तो 2x बराबर कितना, 5, तो x बराबर कितना आ गया, 5/2। सही है। और अल्फा और बीटा जो है वो p बिंदु के निर्देशांक है, इसका मतलब अल्फा जो है वो x को डिनोट कर रहा है और बीटा जो है वो y को डिनोट कर रहा है। तो y तो 0 हो गया क्योंकि x अक्ष था इसलिए, और x जो है वो हमने निकाल लिया दी गई समीकरण में से। तो मैं ये कह सकता हूं ये मान किसका है भाई, अल्फा का। और वैसे ही y बीटा बराबर है, तो y का मान बीटा का मान कितना है, 0, क्योंकि अक्ष कौन सी है, x अक्ष है। तो जो पूछा है ये समीकरण, इसमें x और y, अल्फा और बीटा, x और y का मान रख दीजिए, एक ही बात है। तो अल्फा का मान कितना है भाई, 5/2, तो 2 इंटू 5/2, और बीटा का मान कितना है, 0, तो 2 से 2 मैं कैंसिल करूंगा, तो मेरा जो मान आएगा, जो पूछा गया है वो मान आएगा 5, और 5 में देख सकता हूं कौन सा ऑप्शन है आपका, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है। 5 की पावर 501 है, जिसको आप डिवाइड करना चाह रहे हो 126 से। तो 5 की पावर 501 निकाल कर तो 126 से हम कभी डिवाइड नहीं कर पाएंगे, यूनिट डिजिट लगाते हैं, इकाई अंक लगाते हैं, लेकिन उसके लिए पहले इस 5 को 126 के नियरेस्ट लेकर आते हैं। तो हमें पता है कि 5 का क्यूब क्या होता है, 125। तो 501 में 3 से डिवाइड करूंगा तो ये चला जाएगा कितना, एक बार, फिर 20 होगा तो 6 बार, ठीक है, फिर हो गया ये 21 तो 7 बार। अब 167 का 3 से मल्टीप्लीकेशन करूं तो 501 वापस आ जाएगा। नीचे कितना है, 126। 5 का क्यूब होता है 125, तो ये लीजिए 125, उसकी पावर है 167, डिवाइड कर रहा हूं 126 से। तो देखिएगा 125 में 126 का भाग नहीं जाता है, तो शेषफल हमेशा धनात्मक होता है। लेकिन इस तरह के प्रश्नों को सरल करने के लिए शेषफल को ऋणात्मक भी ले सकते हैं, और ऋणात्मक क्या आएगा, उतना ही आएगा जितना 125 126 होने के लिए कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है, 1,
तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, -1 की पावर कितनी 167 और अपॉन में कितना 126। तो -1 की पावर 167 करोगे तो -1 ही आएगा, क्योंकि 167 ऑड नंबर है, तो माइनस की पावर अगर ऑड होती है तो वापस माइनस ही आता है। ठीक है, तो ये आ गया -1 अपॉन कितना 126, और डिवाइड करूंगा तो माइनस में मेरे पास शेषफल आ रहा है जो कि है 1, जबकि रिमाइंडर जो होता है, शेषफल जो होता है, कभी भी नेगेटिव होता नहीं है। लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेट जो क्वेश्चंस होते हैं बड़ी बड़ी पावर के, उनको सॉल्व करने के लिए हम ऋणात्मक ले लेते हैं। तो फिर ऋणात्मक नहीं होता है तो फिर आंसर क्या होगा, आंसर कुछ नहीं, जिसका आप भाग दे रहे हो उसमें से वो जो माइनस है वो कम कर दो, जो आएगा प्लस पे वही आपका आंसर है, वही शेषफल है। तो 126 में से 1 घटाऊंगा तो आंसर कितना आएगा 125, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 काफी बड़ा है, इधर है सवाल, पहले वो पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, देखिएगा। प्रश्न आपको क्या कह रहा है, देखिए, ये सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहां से हिंदी में शुरू हो रहा है, यहां से पढ़ लेते हैं। ये निर्णय करें कि कथन 1 और 2 में दिया गया डाटा दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। और प्रश्न क्या आपके पास, कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करना, रेशियो ज्ञात करना है। और कौन कौन से कथन है, ये रहे वो कथन। पहला कथन, कक्षा में 20 लड़के हैं, इससे तो लड़कों की संख्या पता चल रही है, आगे पढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है पूरी कक्षा में लड़कियों और छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है, 3:7 है। ठीक है, तो पूरी कक्षा में लड़कियों और छात्रों की संख्या का देख सकते हैं, गर्ल्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो भैया जब लड़कियों का अनुपात 3 है और पूरे स्टूडेंट का अनुपात 7 है, तो क्या लड़कियां 3 और लड़के 4 अनुपात में नहीं है क्या, बिल्कुल है। तो इसका आंसर केवल और केवल किससे आ रहा है, दूसरे से। तो पहला ऑप्शन क्या है भाई, कथन 2 अकेला पर्याप्त है जबकि 1 अकेला पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल पहला ऑप्शन जो मिला है वही हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि कथन 2 से ही उत्तर आ रहा, आप देख सकते हैं, 1 की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। समय कार्य मजदूरी का सवाल है, बिल्कुल कर लेते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, ए और बी मिलकर उसको 7.5 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, आराम से बता सकते हैं। ए कितने टाइम में करता है, 15 दिन में। ए और बी मिलकर 7.5 दिन, मतलब कितना, 15/2 दिन में। एलसीएम ले लूं, बिल्कुल ले लीजिए, 15/2 मतलब भिन्न आ गई, इसके नीचे 15 में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ऊपर वाले जो अंश है 15-15, उनका एलसीएम 15 ही आएगा, और नीचे इसके 1 और इसके 2 है, तो इसका मतलब हरों का मुझे क्या लेना पड़ेगा, मसप, एचसीएफ। तो 1 और 2 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो 15 के नीचे 1 ना लिखेंगे तो भी चलेगा। अब आगे का काम करते हैं। 15/15 1, 15/15 1, और बटा वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1 और 2 का गुणा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कुल काम कितना है भाई, 15। किससे करवाना है, केवल और केवल आपको करवाना है बी से। तो क्षमता, एफिशिएंसी किसकी आएगी, बी की। तो दोनों की मिलाकर कितनी है, 2 है। उसमें से ए की कितनी है, 1 है, घटा दूं, घटा दिया, तो क्या बची, बी की, जो कि कितनी है, 1 है। 15/1 मतलब कितना, 15। और 15 में देख सकता हूं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलिए देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक्स और वाई की आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है, बिल्कुल सही है। 6 वर्ष बाद अनुपात कितना हो गया, 6:7 हो गया, तो वाई की वर्तमान आयु वर्ष में कितनी है बताना, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये है एक्स और ये है वाई, रेशियो दे रखा है कितना, 4 और 5। कब का रेशियो है ये, वर्तमान का, प्रेजेंट का। कहां लिखा हुआ है प्रेजेंट, क्योंकि बोल रहा है ना, है मतलब आज की बात कर रहा है। 6 वर्ष बाद कितना होगा, 6:7 होगा, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। तो इसका मतलब इसकी भी आयु 6 वर्ष बढ़ेगी, इसकी भी आयु 6 वर्ष बढ़ेगी, तो दोनों की आयु 6 वर्ष बढ़ेगी, तो उनकी इकाइयों का मान भी बराबर बढ़ना चाहिए जब आयु बराबर बढ़ रही है। तो इसका मतलब यहां से यहां कितना बढ़ रहा है, 2 इकाई, 4 से 6, वैसे ही 5 से 7 कितनी बढ़ रही है, 2 इकाई। तो पूरे प्रश्न में मैं कह सकता हूं कि ये जो 2 इकाई बढ़ रही है, ये वैल्यू में किसके बराबर है, ये बराबर है 6 वर्ष के, क्योंकि 6 वर्ष बढ़े दोनों के, तभी तो दोनों की 2-2 इकाई बढ़ी, बिल्कुल सही है। तो इसका ये 2 इकाई 6 वर्ष के बराबर है, तो 1 इकाई किसके बराबर है, 6/2 मतलब 3 वर्ष के बराबर है।
पर मुझे 1 इकाई नहीं पूछ रहा है, मुझे केवल y की आयु पूछ रहा है, और वो भी कब की पूछ रहा है, वर्तमान की। तो y के वर्तमान का अनुपात कितना है, 5 है, 5 इकाई है, तो 1 का मतलब 3 है, तो 5 का मतलब कितना होगा भैया, 15 वर्ष, जो कि मैं देख सकता हूं पहला ही ऑप्शन मेरे सामने आया। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि हमारा अंतिम सवाल है। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, 48, उनका अनुपात कितना है, 2 और 3, तो संख्याओं का योग क्या होगा, बिल्कुल बता सकते हैं। हमें पता है अनुपात है 2 अनुपात कितना, 3। तो अनुपात अगर मैं हटा दूं तो इनके बीच में जो अधिकतम उभयनिष्ठ है, अधिकतम जो क्या है, कॉमन है, वो आ जाएगा, जो कि हम x बोल दूं, तो इसका मतलब ये आ गया इन दोनों का मसप, जो कि कितना है, x है, एचसीएफ जो कि x है। अब हमें पता है दो संख्याओं के लिए उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है, वो हमेशा उन संख्याओं के किसके बराबर होता है, खुद के गुणनफल के बराबर होता है। तो इन दोनों का गुणा करूंगा, ये लीजिए, जो कि बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा उसके, आपके दोनों संख्याओं के लसप और मसप के। तो लसप कितना है भैया, 48, मसप कितना है, वही x। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, 2 और 3 का गुणा करूंगा, 2 और 3 काटा नहीं है, गुणा किया है, 2 और 3 का गुणा करूंगा कितना, 6, 6 48 को काटेगा कितनी बार, 8 बार। सही है, तो x का मान कितना आया, 8। और x क्या है, जो अनुपात हटने पर इन दोनों के साथ लगाया था, इसका मतलब x कटा था, तो कटा वही है दोनों में जो सबसे ज्यादा उभयनिष्ठ था, और जो सबसे ज्यादा उभयनिष्ठ होता है वही तो उनका मसप होता है। तो इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया, 8। एक तरह से जो अधिकतम कॉमन था वो दोनों में कितना है, 8। अब हमें क्या पूछा गया है यहाँ पर, संख्याओं का योग। तो संख्याएं कितनी है, 2x और 3x, तो इनका योग करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5x। तो 5x और x कितना है, 8, और 8 का 5 से गुणा कितना है, 40। मतलब ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, तो ये था हमारा 21 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 के जो क्वेश्चन आए थे मैथमेटिक्स के 26 सवाल, वो मैंने आपको समझाए। और हमारा टारगेट आप देख सकते हैं एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम 2025 है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझाने में सफल रहा हूंगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि इस सीरीज के बाद में हम बात करेंगे एनटीपीसी जो है ग्रेजुएट लेवल का भी और अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी। उसके बाद में हम बात करेंगे जो डी ग्रुप होगा उसके बारे में भी। इसी तरह से हमारी कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी। पहले हम 21 जनवरी की तीनों शिफ्ट कंप्लीट करेंगे, जैसे कि 22 और 23 जनवरी की 3 और 3 6 शिफ्ट मैं करवा चुका हूं। 21 की 3 और करेंगे तो पूरी 9 शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में मैं 10 दिनों तक रोज 2 वीडियो लेकर आऊंगा, हर एक टॉपिक से 25 टॉप क्वेश्चन जो कि रेलवे में आने लायक है। 19-20 मार्च तक ये प्रोसेस चलेगा। उसके बाद में हमारा टारगेट रहेगा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल जो होगा वो, और उस पर भी पहले पीवाईक्यूज करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, जिसमें मैथमेटिक्स के जो जो क्वेश्चन थे वो सारे करवाऊंगा। उसके बाद टॉपिक वाइज आपके सामने बेस्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा रेलवे के अकॉर्डिंग, और वो टारगेट पूरा होने के बाद में हम फोकस करेंगे जो डी ग्रुप है उसके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप नए हैं तो चैनल पर जरूर जुड़िए, जिससे कि ये जितनी भी बातें मैंने आपसे करी है ये सारी बातें आपके सामने आ पाए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी हो और आपको समझ में आया हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर और भी स्टूडेंट्स का भला करना चाहते हो तो उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर इस क्लास की एज इट इज पीडीएफ चाहते हो आप, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर आई मैथ यू के नाम से जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें 21 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।